सिंबाद और उसकी समुद्री यात्राएं। बहुत समय पहले बगदाद नाम के शहर में एक कूली रहता था। उसका नाम था सिंबाद। वो बहुत ही गरीब था। अपना गुजारा करने के लिए वो अपने सिर पर बहुत ही भारी सामान उठाता था। वो गरीब था पर मेहनती भी था। एक दिन कड़ी धूप थी। वो बहुत ही थक गया, इसीलिए उसने थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। वो जाकर एक तख्ते पर बैठ गया जो एक अमीर व्यापारी के घर के सामने था। वो जैसे ही आराम करने बैठा, उसे कोमल वायु की लहर, सुखदायक संगीत और चुलबुले हास्य से भरे आवाज सुनाई दिए। वो दरवाजे के पास गया और हल्के हाथों से उसने दरवाजे को खोला। उसने देखा कि अंदर सुंदर फूलों का बगीचा है। वो जैसे ही और अंदर गया, उसे कुछ नौकर दिखे जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन ले जा रहे थे। कुछ अमीर दिखते हुए लोग भोजन के आजू बाजू बैठे थे। मैं रोज सुबह कष्ट में उठता हूँ। रोज ही मुझे भारी वजन अपने सिर पर उठाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा घर चलाने के लिए। और बाकी सब आराम और आनंद में रहते हैं, सुखदायक संगीत सुनते हैं और अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। वो वापस अपने तख्ते पर जाकर बैठ गया और सो गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने फिर से अपना काम शुरू करने का निर्णय लिया। एक नौकर उसकी तरफ चलता हुआ आया। आप अंदर आ जाइए, हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों ही बगीचे से चलते हुए अंदर की ओर बढ़े। अंदर जाते ही उन्होंने एक बड़ा घर देखा। वो एक आलीशान भोजनालय के पास पहुंचे। हास्य और संगीत से सारा कमरा चहक उठा था। घर के मालिक ने उसे बैठने के लिए कहा। मालिक ने अपने नौकरों को कूली को खाना देने के लिए आदेश दिया। कूली ने पेट भर के खाना खाया। उसने मालिक को खाना देने के लिए और उसे अंदर बुलाने के लिए धन्यवाद कहा। मालिक ने जवाब दिया, बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और घर चलाने के लिए तुम क्या काम करते हो? मेरा नाम सिंबाद है। मैं एक कूली हूँ। अपना घर चलाने के लिए मैं मेरे सिर पर भारी वजन उठा के ले जाता हूँ। मालिक हंसे और बोले, तुम्हें पता है तुम्हारे और हमारे बीच क्या समान है? वो क्या है मालिक? हमारा नाम। मैं सिंबाद एक नाविक हूँ। तू बहुत उदास लग रहा है, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? कूली ने कहा, गरीबी और मुश्किलियाँ, ये सबसे मैं अब दुखी हो गया हूँ। कमाने के लिए रोज मैं सुबह उठकर अपने सिर पर भारी सामान उठाकर ले जाता हूँ। मैं खूब मेहनत करता हूँ पर इतना भी नहीं कमाता कि खुशी से अपना जीवन बिता सकूं। जबकि आप जैसे लोग आराम और आनंद में अच्छा संगीत सुनते सुनते और स्वादिष्ट भोजन खाते खाते हंसते हंसते अपना जीवन बिता लेते हो। मालिक ने बड़े प्यार से उस कूली की पीठ थपथपाई और कहा, मैं भी एक बार बहुत गरीब हुआ करता था, पर तुझे ये जानना जरूरी है कि मैंने खूब मेहनत की है और आगे बढ़ा हूँ। मैं अमीर बना हूँ तो मेरी मेहनत, मेरे नसीब और मेरे भाग्य के कारण। मैंने 7 समुद्री यात्राएं की है और हर यात्रा अपने आप में एक साहस है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो मैं तुम्हें सब के बारे में बता सकता हूँ। उसी तरह मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि मैंने कितना परिश्रम किया है। कूली ने कहा, जरूर मालिक, आपके साहस के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नाविक सिंबाद ने अपनी पहली समुद्री यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने उनकी सारी संपत्ति खर्च कर दी और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था। पर मैंने ठान लिया था कि मैं खूब मेहनत करूंगा और सब कुछ वापस हासिल कर लूंगा। मैंने एक व्यापारी बनने का निर्णय लिया। एक दिन मैं एक जहाज पर दूसरे व्यापारियों के साथ यात्रा करने निकल पड़ा। वो एक बहुत ही सुंदर सफर था। ठंडी हवाएं,
उछलती तरंगे, मैं अपनी यात्रा के मजे ले रहा था। हम रास्ते में ढेर सारे टापुओं से गुजरे। बहुत दिनों तक सफर करने के बाद हम एक मनोरंजक टापू के पास पहुंचे। वो देखो, एक टापू। सभी लोग उस टापू को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वो टापू असल में एक बहुत ही बड़ी व्हेल मछली थी। हम सभी इस टापू पर थोड़ी देर रुक जाते हैं और थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हम उस टापू के पास पहुंचे और उधर ही जहाज को बांध लिया। सभी जहाज से उतरे। कुछ लोगों ने खाना बनाने का निर्णय लिया और कुछ लोगों ने आराम करने का। मैं टापू का अन्वेषण करना चाहता था, इसीलिए मैं चल पड़ा। आसपास सब कुछ अजीब लग रहा था, पर बहुत ही सुंदर था। बहुत समय तक चलने के बाद मैं गहरे जंगल में पहुंच गया। वहां भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े भी घूम रहे थे। मुझे सब कुछ बहुत ही अद्भुत लग रहा था, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। ये जमीन कुछ अलग सी लग रही है। अचानक ही मेरे आसपास सब कुछ हिलने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे जहाज पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। मैं जहाज की ओर चलने लगा, पर मैं बहुत दूर आ चुका था, एकदम गहरे जंगल में। दूसरी ओर जो खाना बना रहे थे वो सब भी हिलने लगे। कप्तान ने कहा, अरे ये टापू क्यों हिल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। हे भगवान, ये एक टापू नहीं, एक सोई हुई व्हेल मछली है। हमने आग जलाकर उसे जगा दिया है। चलो चलो वापस जहाज की ओर चलते हैं। सभी बहुत घबराए हुए थे, इसीलिए वो देखना ही भूल गए कि कौन पीछे रह गया है और कौन नहीं। उन्होंने जहाज शुरू कर दिया और जल्दी से जल्दी वहां से निकल पड़े। जब सभी वहां से निकल पड़े तभी उन्हें पता चला कि वो एक टापू नहीं था, वो तो एक व्हेल मछली थी। वो व्हेल मछली काफी समय से सोई हुई थी और इसीलिए उस पर पूरा जंगल उग गया था। वो व्हेल मछली इसीलिए जाग गई क्योंकि हमने उस पर खाना बनाने के लिए आग जलाई थी। व्हेल मछली को अपने ऊपर लगी आग बुझानी थी, इसीलिए वो पानी के अंदर जाने लगी। पर अचानक ही जमीन कुछ ज्यादा ही हिलने लगी और मैं पानी के अंदर गिर गया। व्हेल मछली पानी के अंदर जाने लगी। अपने साथ वो पूरा जंगल भी पानी में ले जाने लगी। मैं अपने साथियों को आवाज देने लगा, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो कुछ सुन नहीं पाते। वो इतना दूर जो जा चुके थे। मुझे लगा कि अब मैं डूबकर मर जाऊंगा, पर फिर मैंने तैरकर अपनी जान बचाने का साहस दिखाया। मैंने खुद से कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। इसीलिए मैंने एक लकड़े के बड़े टुकड़े का सहारा लेकर तैरना शुरू किया। बहुत दिनों तक मैं उस लकड़े के टुकड़े पर तैरता रहा। अंत में मैं थक गया और थक कर सो गया। जब मैं उठा तब मैंने देखा कि मैं एक किनारे के पास आ गया हूँ। मैं बहुत भूखा और प्यासा था, इसीलिए मैंने किनारे के आसपास देखने का साहस किया, जिससे शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। अचानक ही एक शाही घोड़े पर सवार होकर एक सिपाही दिखा। उसने मुझे कहा, कौन है आप? मैंने तो आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं एक नाविक हूँ। मैं यहाँ भटक गया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मुझे थोड़ा सा खाना और पानी मिल सकता है? उसने कहा कि वो किनारे साल में कुछ ही दफा आता है, राजा के घोड़ों की देखरेख करने के लिए। हम एक छोटे और सुंदर राज्य से गुजरते हुए
राजा के महल की ओर पहुंचे। मैंने राजा को संपूर्ण घटना बताई। राजा ने कहा, यह समुद्र आश्चर्य से भरा हुआ है, कब क्या हो जाए उसका कुछ पता ही नहीं चलता। पर आप चिंता ना कीजिए, आप साहसी हो। मैं अपने सैनिकों से कहूंगा कि आपकी देखभाल एकदम अच्छे से करे। ओ राजा, आपकी मदद से मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं और खुश हो जाऊंगा अगर आप मुझे कुछ काम देकर व्यस्त रखेंगे। राजा ने कहा, तुम हमारे बंदरगाह पर काम कर सकते हो। मैं उस टापू पर रहने लगा। वहां से जितनी भी जहाजें गुजरती थी, मैं उन सब का हिसाब रखता था। मैं रोज बहुत मेहनत करता था, पर मैं हमेशा सोचता कि क्या मैं वापस बगदाद जा पाऊंगा। महीनों बीत गए। एक दिन अचानक ही जो जहाज मुझे पीछे छोड़ चुका था, वो ही जहाज उस भंडार पर आया। मैंने तुरंत ही उस जहाज और उसके कप्तान को पहचान लिया था। ओ कप्तान, मैं सिंबाद। ओ हाँ सिंबाद, तुम जीवित हो? माफ करना, हम तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल गए। कोई बात नहीं कप्तान, अब तुम क्या मुझे वापस बगदाद ले जाओगे? हाँ सिंबाद, जरूर। मैं तुरंत ही राजा के पास गया और राजा को सब कुछ समझाया। राजा मेरे काम से बहुत ही खुश थे, इसीलिए उन्होंने मुझे वापस जाने की अनुमति दी। उन्होंने मुझे भेंट के रूप में बहुत सारे सोने के सिक्के भी दिए। मैंने सबको बाय कहा और जहाज में चढ़ गया। मैं बगदाद पहुंचकर और अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था। ये थी मेरी पहली समुद्री यात्रा। तुझे सुनकर मजा आया? हाँ मालिक, मुझे बहुत मजा आया। अब तुम मेरी दूसरी समुद्री यात्रा सुनने के लिए तैयार हो? जी मालिक। सिंबाद ने अपनी दूसरी समुद्री यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। मेरी पहली मुसाफरी के बाद मैंने बगदाद में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर घर बनाया। मेरी पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। मैं मेरे परिवार के साथ बहुत सुख और शांति में जी रहा था। मुझे अपना काम वापस शुरू करना था, इसीलिए मैंने अपने दूसरे मित्रों के साथ विश्व का अन्वेषण करने के लिए जहाज पर जाने का निर्णय लिया। मैंने अपने घर वालों से आज्ञा ली और निकल पड़ा। मैं वो शांत हवा और ठंडी लहरों की मजा ले रहा था। हमने बहुत दिनों तक मुसाफरी की। थोड़े दिनों बाद हम एक टापू के पास पहुंचे। हमने वहां रुकने का निर्णय लिया। हम टापू के पास पहुंचे और हमने हमारा जहाज उधर ही बांध लिया। वो एक सुंदर टापू था और हम सब वहीं उतर गए। मैंने उस टापू का अन्वेषण करने का निर्णय लिया, पर मुझे इस बार ध्यान रखना जरूरी था कि मैं बहुत अंदर ना चला जाऊं, जिससे वापस आने में मुश्किल ही ना हो, और मुझे पिछली बार की तरह पीछे छूट नहीं जाना था। बहुत देर तक चलने के बाद मैं थक गया और इसीलिए मैंने वहीं थोड़ा आराम करने का निर्णय लिया। मैं थोड़ी देर उधर ही सो गया। उठने के बाद मैंने सोचा कि मैं मेरे मित्रों के पास वापस चला जाऊं, इसीलिए मैंने जहाज की ओर चलना शुरू किया। और फिर अचानक, ये क्या है? जहाज कहाँ गया? नहीं, वो लोग फिर से मुझे पीछे छोड़ गए हैं। हे भगवान, वापस! अब मैं क्या करूँगा? मुझे वापस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैंने मदद लेने के लिए यहाँ वहाँ जाना शुरू किया, पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद यहाँ आसपास कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि यहाँ से कुछ जहाज पार होंगे जिनमें कुछ लोग भी होंगे, तो मुझे मदद मिल सकती है। इसीलिए मैं एक झाड़ पर चढ़ गया, जिससे मैं बहुत अच्छे से देख पाऊं कि कोई वहां से पार हो रहा है या नहीं। घंटों बीत गए, पर वहां से कोई भी पार न हुआ। उफ, वो क्या है? वो एक विशाल सफेद पत्थर जैसा लग रहा है। मैं तुरंत ही झाड़ से नीचे उतरा और उसके नजदीक गया।
ओह, ये क्या है? कुछ अजीब सा लग रहा है। ये पत्थर तो बहुत ही मुलायम और नरम है। अचानक ही एक बड़ा सा साया मुझ पर पड़ा। जब मैंने ऊपर देखा तब मुझे पता चला कि वो साया एक विशाल पक्षी था। हे भगवान, मुझे बचा लेना। वो विशाल पक्षी बहुत ही तेजी से नीचे उड़ते उड़ते आया। मैं तुरंत ही उस पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। वो पक्षी नीचे आकर सफेद पत्थर के पास बैठा रहा, जो असल में एक पत्थर नहीं पर उसी पक्षी का अंडा था। काश मैं उस पक्षी से विनती कर पाता कि वो मुझे वापस बगदाद ले चले। शायद मेरे पास एक तरकीब है। मैंने मेरे पतलून से मेरा पट्टा निकाला और खुद को उस पक्षी के पैर के साथ बांध लिया। फिर वो पक्षी उड़ने लगा। वो बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा डर रहा था। बहुत समय तक हम उड़ते रहे। उड़ने के बाद वो पक्षी नीचे आने लगा और कुछ पत्थरों के पास उतरा। मैंने अपने आप को झट से खोल लिया और भागने लगा। अचानक ही मैं गिरा और गिरते गिरते एक गहरी खाई में पहुंचा। ओह, मैं कहाँ हूँ? कितना अंधेरा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि मैं जमीन के गहराई में जाकर पहुंच गया हूँ। मैं उधर इधर देखने लगा। अचानक ही मैंने एक विशाल सांप देखा जो मेरी तरफ ही आ रहा था। वो मेरे सामने आकर खड़ा रह गया और मुझ पर हमला करने वाला था, पर जैसे तैसे अपने आप को बचाकर मैं वहां से निकला। जब मैंने ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि आसपास और बहुत सारे विशाल सांप थे। इतने सारे सांप, पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अचानक ही मेरे आसपास मैंने बहुत सारे हीरे और विशेष मणि देखे। मुझे ख्याल आया कि अगर मैं इनमें से थोड़े भी वापस घर ले जा पाऊं तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इतने सारे सांप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उस कीमती हीरे और विशेष मणियों की रक्षा कर रहे हैं। मैं उस खाई से बाहर निकलने के अलग अलग मार्ग ढूंढ रहा था। थोड़ी ही दूर जाने पर मुझे कोई पदार्थ की खुशबू आने लगी। जब मैं आगे गया तब मुझे पता चला कि वो एक बहुत ही बड़ा मांस का टुकड़ा था जो एक पत्थर के पास पड़ा था। हाँ, ये तो मांस का टुकड़ा ही है। मुझे खुशबू आ रही थी। अचानक ही वो विशाल पक्षी नीचे उड़ता उड़ता आया। मैं एक पत्थर के पीछे छुप गया। वो पक्षी वहां पे क्यों आया था? वो शायद उस मांस को लेने आया था। मुझे एक तरकीब सूझी। मुझसे जितने भी हीरे और मणियां इकट्ठा हो सके मैंने किए और झट से अपने जेब में भर लिए। फिर मैंने उस पत्थर को थोड़ा सा हटाया जिससे वो पक्षी मांस को अच्छे से देख पाए। मैंने अपने आप को उस मांस के टुकड़े के साथ बांध लिया। विशाल पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को उठाया और उड़ने लगा। यस, मेरी तरकीब काम आई। अब मैं वापस उड़ रहा हूँ। मैं बाहर निकल चुका हूँ। थोड़ी देर उड़ने के बाद उस पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को नीचे फेंका। हम दोनों ही पक्षी के घोंसले में उसके अंडों के पास गिरे। जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरे आसपास मैंने कुछ व्यापारियों को देखा। उन्होंने तुरंत ही मुझे उस घोंसले से बाहर निकाला। उन्होंने मांस का टुकड़ा लिया और उसमें से जितने भी हीरे और मणियां चिपके हुए थे उन सबको भी निकाला। ओह, हेलो मिस्टर, कौन हो आप? मैं सिंबाद, एक नाविक हूँ। आप लोग कौन हैं? उनमें से एक बोल उठा, हम व्यापारी हैं। हम बहुत बार यहाँ से हीरे और मानिक लेने आते हैं। हम मांस का टुकड़ा उस खाई में जाकर फेंकते हैं जिससे वो पक्षी उड़कर उस मांस के टुकड़े को उठाए और उसके साथ साथ उस पर चिपके हुए हीरे और मानिक भी वहां से बाहर निकाले। जब वो मांस के टुकड़े को अपने घोंसले में फेंकता है तब हम उसे उठाकर उसमें से सारे हीरे और मणियां निकाल लेते हैं। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे मित्र मुझे छोड़कर आगे निकल गए। क्या आप मुझे वापस अपने साथ ले जा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
हम सभी जहाज में बैठ गए और वहां से निकल पड़े। हमने बहुत दिनों तक मुसाफरी की। व्यापारियों ने मुझे बगदाद छोड़ा। मैंने बगदाद जाकर अपनी पत्नी को हीरे और मणि बताए। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, सुंदर भी है और मूल्यवान भी। अब हम बहुत ही अमीर हो चुके हैं। ये मेरी दूसरी यात्रा की कहानी थी। तुम्हें सुनकर मजा आया ना? हाँ हाँ मालिक, मजा आया। मुझे बहुत मजा आया। क्या आप मुझे आगे की यात्रा के बारे में बताएंगे? क्यों नहीं, जरूर। सिम्बाद ने अपनी तीसरी यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। मेरी इससे पहले जो यात्रा हुई उससे मैं बहुत अमीर हो गया। मैं मेरी पत्नी और बेटी के साथ खुशी से रहता था। मैं अपने गांव के लोगों की मदद करने लगा। अपने ही गांव में मैं प्रसिद्ध हो गया था और लोग मेरा सम्मान करते थे। मैंने मेरे मित्र और दूसरे व्यापारियों के साथ वापस यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। मैंने मेरे परिवार को अलविदा कहा और निकल पड़ा। हमने बहुत दिनों तक मुसाफरी की। जहाज पर मैं अपना समय खुशी से बिता रहा था। हमने बहुत सारे टापुओं को पार किया। एक दिन तूफान आया। हवा एकदम तेजी से चल रही थी। बड़ी बड़ी लहरें हमारे जहाज के साथ टकरा रही थी। बिजली गरज रही थी और तेज बारिश हो रही थी। हम और जहाज पर की सारी चीजें यहाँ वहां हिल रही थी। मैं और मेरे 3 मित्र समुद्र में गिर पड़े। हम चिल्लाने लगे, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। कप्तान ने कहा, मैं जहाज को रोक नहीं पाऊंगा। रुको, मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी नाव फेंकता हूँ। कप्तान ने हमारे लिए एक नाव फेंकी। जैसे तैसे हम उस नाव पर चढ़ गए। हमने जहाज को हमसे दूर जाते हुए देखा। हम मर जाएंगे। इस नाव पर कैसे जीवित रहेंगे? मैंने कहा, हिम्मत मत हारो, हमें अपनी जान बचानी पड़ेगी। हम इस नाव को चलाते हैं और एक टापू ढूंढते हैं। हम नाव चलाने लगे। बहुत दिनों तक नाव चलाने के बाद हमें एक टापू दिखा। हम उस टापू की ओर गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने खाना ढूंढना शुरू किया। हमने एक बड़ा महल देखा। हमने अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही हम अंदर घुसे, हमें बहुत सारी डरावनी चीजें दिखी। हड्डियां और कंकाल हर जगह दिखाई दे रहे थे। अजीब प्रकार के प्राणी हमें छिपकर देख रहे थे। अचानक ही जमीन हिलने लगी। धम धम, जमीन पर आवाज आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। एक बड़ा राक्षस हमारी तरफ चलकर आ रहा था। वो बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। उसने कहा, मैं बहुत ही भूखा हूं और मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। हम हमारी जान बचाने के लिए वहां से भागे, पर वो राक्षस ने हमारे एक मित्र को पकड़ लिया था। हम चुपकर सब कुछ देख रहे थे। हमें हमारे मित्र को बचाना ही पड़ेगा। दूसरे मित्र ने कहा, पर कैसे? वो तो बहुत बड़ा और खतरनाक है। मैंने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। मैंने पास ही रखा एक बांस उठाया और उस पर एक कपड़ा बांध लिया। फिर मैंने 2 पत्थर लिए और उन्हें एक दूसरे से बार बार घिसकर उसमें से आग निकालने की कोशिश की। मैंने उस कपड़े में आग लगाई। फिर मैंने उस राक्षस की आंख को निशाना बनाकर उस बांस को राक्षस की आंख पर फेंका। मेरी आंख, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इसी मौके का फायदा उठाकर हम वहां से भागे। अजीब प्रकार के प्राणी हमारे पीछे पीछे दौड़े, पर हम जैसे तैसे वहां से बच निकले। हम हमारी नाव में बैठकर वहां से जल्दी निकल पड़े। बहुत ही जल्द हम उस टापू से दूर आ गए थे।
हमने वापस कई दिनों तक मुसाफरी की। फिर हमने और एक टापू देखा। देखो, एक टापू। हमने हमारी नाव उस टापू की ओर मोड़ी। मैं और मेरे मित्र उस टापू पर उतरे। वो एक बहुत ही सुंदर टापू था। वहाँ के झाड़ों पर ढेर सारे फल थे। हमने वो फल लिए और फटाफट खाने लगे। हमें लगा कि हम उस टापू पर सुरक्षित हैं। अचानक ही मैंने एक प्रचंड सांप को हमारी ओर आते देखा। हम हमारी जान बचाने के लिए वहां से भागे। पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारे सांप थे। सिंबाद, कुछ करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। मुझे एक तरकीब सूझी। हमने कुछ झाड़ की डालियां इकट्ठा की जिस पर कुछ कांटे लगे हो और एक आश्रय लेने के लिए जगह बनाई और हम सब उसके अंदर घुस गए। सभी ओर से सांप आ रहे थे, पर उन्हें इस बात का पता न चला कि डालियों पर कांटे हैं। जब वो हमला करने आगे बढ़े, उन्हें वो कांटे चुभे और वो जख्मी होकर मर गए। हम हमारी जान बचाकर वहां से निकल पड़े। हम सभी हमारी नाव के पास वापस आ गए। हमें हमारा जहाज दूर से दिख रहा था। हमने नाव तुरंत ही जहाज के पास ली। कप्तान ने हमें तुरंत ही पहचान लिया और हमें जहाज में चढ़ने के लिए मदद भी की। हमने कई दिनों तक वापस मुसाफरी की और अंत में बगदाद पहुंचे। घर पहुंचकर मैंने ये पूरी घटना अपने पत्नी को बताई। हे भगवान, अच्छा हुआ आप सही सलामत है। हाँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने परिवार के पास वापस आ सका। तो ये थी मेरी तीसरी यात्रा। डरावनी थी ना? जी मालिक, बहुत ही डरावनी थी। मुझे आगे की यात्रा के बारे में कुछ बताइए ना मालिक। जरूर। सिंबाद ने आगे की यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। मेरी तीसरी यात्रा के बाद मैं वापस सही सलामत जीवित लौटा। उसी के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझसे वापस कोई भी मुसाफरी करने से रोक लिया। तुम्हारा एक परिवार है, तुम अपने आप को मुसीबत में मत डालो। पर मैं ठहरा नाविक, और नाविक होने के नाते मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मैंने मेरी पत्नी से कहा, चिंता मत करना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैंने मेरे परिवार से विदाई ली और दूसरे व्यापारियों के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ा। मैं अपनी यात्रा के मजे ले रहा था। एक दिन दरिया में एक बहुत ही भयानक तूफान आया। जोर से बारिश और जोरदार हवा ने हमारी यात्रा में बहुत सी बाधाएं डाली। हमारा जहाज उल्टा हो गया और उसके साथ साथ सभी लोग और सामान समुद्र में गिर गए। हमने जो मिला उसके सहारे तैरने का निर्णय लिया। हम बहुत दिनों तक तैरते रहे। थोड़े दिनों बाद हम एक टापू के पास पहुंचे। देखो, एक टापू। हम सभी को उस टापू के पास जाना चाहिए। वो एक लकड़े के टापू जैसा लग रहा था। बड़े बड़े झाड़ सभी जगह दिखाई दे रहे थे। हमने उस टापू का अन्वेषण करने का निश्चय लिया। बहुत समय तक हम चलते रहे और फिर हमें एक घर दिखाई दिया। हमें कुछ आदिवासी लोग भी दिखाई देने लगे जो एक आग के आसपास नाच रहे थे। हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। अरे, वो आदिवासी है, उन्हें मेहमान पसंद नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई मदद कर पाएंगे। तुम्हारे पास और कोई भी उपाय है? हमने उनकी मदद लेने का निश्चय किया। आदिवासियों ने हमारा स्वागत किया। तुम सभी नाविक लग रहे हो, आप सभी हमारे साथ रह सकते हो। उन्होंने हमें ढेर सारा खाना पीना दिया। हमने खाने को खूब आनंद से खाया। हमारे साथ आओ, हमने आपके रहने की व्यवस्था भी की है। वो हमें एक कोठार के पास ले गया। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मेरे आदमी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सिपाही कोठार के बाहर खड़े रहते थे। उन्होंने हमारी निगरानी करना शुरू किया। दूसरे दिन सुबह उन्होंने हमें और खाना पीना दिया। हमने वापस मजे से उस खाने का आनंद उठाया। हम इतना खा चुके थे कि हमें बहुत नींद आने लगी।
हम सब सो गए और सीधा दूसरे दिन उठे। वापस उन्होंने सुबह हमें खाना पीना दिया और हमने वापस बहुत खाना खाया, जिससे हमें नींद आने लगी। यही बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन खाना खाने के बाद मैंने सोने के बदले उस टापू का अन्वेषण करने का निर्णय लिया। मैं घने जंगलों के बीच चलता रहा और अचानक मैंने कुछ आवाजें सुनी। मैंने नेता को अपने आदमी से बात करते हुए सुना, मालिक, हमें और कितने दिन इन लोगों को खाना और पीना देना पड़ेगा? बस कुछ और दिन। वो लोग खा पीकर हट्टे कट्टे हो जाएं, फिर हम उन्हें खा सकते हैं। मैं ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। ये लोग तो हमें खाने वाले हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं तुरंत ही हमारे कोठार की ओर भागा और अपने मित्रों से सब कुछ सच सच कहा। सिंबाद, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। मैंने हमारे कोठार के बाहर खड़े एक सिपाही से विनती की, साहब, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। हम परिवार वाले हैं। हम यहाँ गलती से आ गए थे। हमें नहीं मरना। कृपा करके हमें यहाँ से निकालने में मदद कीजिए। सिपाही को हम पर दया आई और इसीलिए उसने हमारी मदद करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन सुबह उसने हम सबको एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला और किनारे के पास पहुंचाया। हमने उस सिपाही को धन्यवाद कहा और वहां से निकल पड़े। बहुत ही मुश्किल यात्रा थी, पर हमें हमारी जान बचाने के लिए ये करना ही पड़ता। हमने बहुत दिनों तक मुसाफरी की। थोड़े दिनों बाद हमें एक दूसरा टापू दिखाई दिया। पूर्ण किनारा राजा के सिपाहियों से घेरा हुआ था। उन्होंने तुरंत हमें पकड़ लिया और राजा के पास लेकर गए। मैंने राजा को संपूर्ण घटना बताई। राजा ने कहा, चिंता मत करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो, पर अगर तुम्हें इस टापू पर जीवित रहना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने राजा से कहा, आप हमें कोई भी काम दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। राजा ने हमें उनके घोड़ों की देखरेख करने का आदेश दिया। हम उस टापू पर रहने लगे। हम रोज उन घोड़ों को खिलाते पिलाते और उनका अस्तबल भी साफ करते। मैं उन घोड़ों को सवारी के लिए भी लेकर जाता। राजा मेरे काम से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने मेरा विवाह एक गौरवशाली व्यक्ति की बेटी के साथ करवाया। महीनों बीत गए। एक दिन मेरी पत्नी का कोई बीमारी के कारण देहांत हो गया। इस राज्य का एक बहुत ही अजीब प्रकार का रिवाज था, जिसके बारे में मुझे कोई भनक नहीं थी। रिवाज ये था कि अगर पति या पत्नी का देहांत हो जाता है तो उनके साथीदार को उसी मृत शरीर के साथ दफना दिया जाता है। मैं ये रिवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। सिपाहियों ने मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी के साथ एक गहरे खड्डे में दफना दिया। उन्होंने मुझे एक जग पानी और ब्रेड के 7 टुकड़े भी दिए। मैं बहुत ही पीड़ा में था। मुझे लगा कि अब मैं मर जाने वाला हूँ। जब मैं इधर उधर हिलने लगा, मुझे एक बिल दिखा और उस बिल में से एक लोमड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मेरे हाथ पैर इधर उधर घुमाना शुरू किया और चिल्लाने लगा। वो लोमड़ी तुरंत ही घूमी, भागी और गायब हो गई। मैं समझ गया था कि यही मेरा एक मौका है वहां से बच निकलने का। खूब पीड़ा में और धीरे धीरे मैं उस बिल से बाहर निकला और किनारे की तरफ गया। एक सामान से भरा हुआ जहाज वहां से निकलने की तैयारी में था। मैं उस जहाज में चढ़ा और कप्तान से मुझे बगदाद ले जाने की विनती की। थोड़े दिनों बाद हम बगदाद पहुंच गए। मैं मेरे परिवार को मिलकर बहुत ही खुश हुआ। तो ये थी मेरी चौथी यात्रा। मालिक, ये तो बहुत ही खतरनाक यात्रा थी। हाँ, क्या आप मुझे अपनी आगे की मुसाफरी के बारे में बता सकते हैं? जरूर। सिंबाद ने अपनी आगे की मुसाफरी के बारे में बताना शुरू किया। मुझे लगा कि अपनी चौथी यात्रा में मृत्यु को लगभग छूकर मैं वापस आया हूँ।
तो मैं डरकर आगे प्रवास नहीं करूंगा। पर समुद्र के लिए मेरे प्यार ने मुझे गलती करने पर वापस मजबूर कर दिया। मैंने एक नया जहाज खरीदा और कुछ लोगों को भी अपने काम के लिए किराए पर रखा। मैंने एक नए कप्तान को भी अपनी टीम में शामिल किया। हम सब साथ में निकल पड़े। वो एक बहुत ही सुंदर प्रवास था। हमने रास्ते में बहुत सारे पर्वतों को पार किया। यात्रा के कुछ हफ्तों बाद हमें एक टापू दिखा और हम सब ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। जैसे ही मैंने टापू का अन्वेषण करना शुरू किया, मुझे ख्याल आया कि ये तो वही टापू है जहां मैंने एक बड़ा विशाल पक्षी देखा था मेरी दूसरी यात्रा पर। क्योंकि मेरे नाविकगण भूखे थे, इसीलिए उन्होंने खाना बनाने का निर्णय लिया। ये देखो, एक अंडा। अरे वाह, इससे तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। सभी नाविक उस अंडे पर छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगे। जब वो अंडा टूट गया, तब उसमें से एक पक्षी का छोटा बच्चा बाहर निकला। उन्होंने उस पक्षी के बच्चे को आग में पकाया। ये तुमने क्या कर दिया? वो विशाल पक्षी हमें माफ नहीं करेगा। हम सब मुसीबत में हैं। हमें यहाँ से तुरंत ही जल्द से जल्द निकलना चाहिए। हम सब हमारे जहाज की ओर दौड़े और फिर वहां से निकल गए। जब हम थोड़ा ही आगे निकले थे, तब दो विशाल पक्षी हमारे जहाज के ऊपर उड़ रहे थे। उन्होंने हमारे जहाज पर आक्रमण किया और बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। वो सारे पत्थर एक के बाद एक हमारे जहाज पर गिर रहे थे। मैं समझ गया कि हम इस हमले से बच नहीं पाने वाले। देखते ही देखते हमारा जहाज डूब गया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकला और थोड़ी ही देर बाद मैं दूसरे टापू की ओर पहुंचा। वहां पर सुंदर झाड़, सुगंधित फूल और काफी नीचे तक लटकने वाले फल थे। मैं बहुत सारे फल तेजी से खा गया। उस रात मैंने वहीं सोने का निर्णय लिया। दूसरे दिन जब मैं उठा, तब मैंने एक वृद्ध आदमी को ताड़ के पन्नों में लिपटे हुए कपड़े में खड़ा होते हुए देखा और वो मुझे घूर रहा था। कौन हो तुम? मैं सिंबाद, एक नाविक हूँ। मैं अपना रास्ता भटक गया था। क्या तुम मुझे अपने कंधे पर उठाकर मुझे यहाँ वहाँ फल तोड़ने के लिए ले जा सकते हो? मैं मान गया। मैंने उस वृद्ध आदमी को अपने कंधों पर उठाया। मैं उन्हें एक झाड़ से दूसरे झाड़ ले जा रहा था और वो फल तोड़ते जा रहे थे, पर मैं बहुत पीड़ा में था। तुम्हें मुझे रोज अपने कंधे पर उठाकर एक झाड़ से दूसरे झाड़ ले जाना होगा, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए रोज मैं उस वृद्ध आदमी को अपने कंधे पर चढ़ाता और उसे एक झाड़ से दूसरे झाड़ फल तोड़ने के लिए लेकर जाता। वो बहुत ही क्रूर आदमी था। अगर मैंने उसे ये कह दिया कि भाई थोड़े समय के लिए नीचे उतर जाओ, वो मुझे मुक्का मारता, कभी लाते भी ठूसता और कभी कभी मेरा गला घोंटता। मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे मेरी जान बचानी है तो मुझे वहां से भाग निकलना होगा। एक दिन जब मैं टापू का अन्वेषण कर रहा था, तब मुझे रास्ते में कुछ लौकी और अंगूर दिखे। तब मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने उस लौकी के 2 टुकड़े किए और उसके बीच के बीज निकाल लिए, जिससे मैं उसे एक कप की तरह बना सकूं। फिर मैंने कुछ अंगूर लिए, उनको हल्का सा कुचल लिया और फिर उन्हें सड़ने रख दिया। मैंने उस लौकी के कप में उस कुचले हुए अंगूर के पानी को भर लिया और उसकी मदिरा बनाई। बहुत दिन बीत गए। मैं रोज उस वृद्ध आदमी को अपने कंधों पर उठाता और यहाँ वहाँ घुमाता। एक दिन मैंने उस वृद्ध आदमी को मेरी मदिरा पिलाई। वो तो खुशी खुशी पी गया। वो थोड़ा अचंभित था पर खुश था। उसने पूछा, ये क्या है? ये तो कुछ फलों का जूस है, बहुत ही बढ़िया है।
क्या मैं कुछ और पी सकता हूँ? मैंने कहा जरूर। बिना हिचकिचाए मैं उसे पिलाते गया। उसने बहुत सारा मदिरा पी लिया था, इसलिए अंत में वो बेहोश हो गया। बस यही मौका था वहां से भाग निकलने का। किनारे से मैंने दूर एक जहाज जाती हुई देखी। मुझे पता था कि वो किनारे से बहुत दूर है, इसीलिए मैं तुरंत तैरने लगा और जल्द से जल्द उस जहाज के पास पहुंचा। उस जहाज के लोगों ने मेरी मदद की और मुझे जहाज के अंदर ले लिया। मैंने उनसे मुझे बगदाद ले जाने की विनती की। थोड़े दिनों की मुसाफरी करने के बाद हम अंत में बगदाद पहुंचे। मैं बहुत ही खुश था अपने परिवार के पास वापस लौटने पर। कैसी लगी मेरी यात्रा? बहुत ही बढ़िया थी मालिक। क्या आप मुझे आगे की यात्रा के बारे में बता सकते हैं? जरूर। सिंबाद ने अपने आगे की यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। मैं मेरे परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता था। मैंने कुछ ऊंट खरीदे थे। मैंने एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का व्यापार शुरू किया। मेरे पास बहुत सारी संपत्ति हो गई थी, पर फिर भी मेरे दिमाग ने मुझे दूसरी यात्रा पर जाने से मजबूर कर दिया, खास उस साहस और उस आनंद के लिए। मैंने मेरे परिवार से विदाई ली और दूसरे मित्र और व्यापारियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। हमने एक जगह से दूसरी जगह सामान भी पहुंचाया। एक दिन जब हम कुछ पर्वतों के पार पहुंच गए थे, कप्तान ने कहा, मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। मुझे पता नहीं कि हम कहाँ हैं। हम सब घबरा उठे। अचानक ही जहाज एक बहुत बड़े समुद्री पत्थर से जाकर टकराया। जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया और हम सब पानी में गिर गए। मेरे कुछ मित्र और व्यापारी पानी में डूब गए। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ अकेला पड़ गया था। थोड़ी देर बाद हम सब बहुत ही थक गए थे। हमने जैसे तैसे तैरकर एक टापू के पास पहुंचने का निर्णय लिया। हम जैसे ही टापू का अन्वेषण कर रहे थे, हमने देखा कि टापू पर हीरे, माणिक और ढेर सारे कीमती पत्थर थे। हम सब बहुत खुश हो गए। हम एक पोटली में जितने भी हीरे, माणिक और कीमती पत्थर उठा सकते थे, हमने सब उठाकर उस पोटली में भर दिए। दुख की बात तो ये थी कि उस टापू पर खाने के लिए कुछ गिने चुने आयुर्वेदिक झाड़ थे। बस मेरे दोस्त और दूसरे व्यापारी एक दूसरे के साथ उस खाने के लिए लड़ने लगे और अंत में सभी का देहांत हो गया। कुछ भूख के कारण मर गए और कुछ झगड़े के कारण। मैंने बहुत गहरा साहस दिखाया और फिर मैंने उस टापू का अन्वेषण करने का निर्णय लिया। मुझे मेरी जान जो बचानी थी, मैं अपने कंधे पर वो भारी पोटली जो हीरे, माणिक और कीमती पत्थरों से भरी थी, उसे उठा रहा था। अंत में मैं बहुत थक चुका था। बहुत समय तक चलने के बाद मैं एक नदी के पास आया। मैंने कुछ झाड़ की डालियां इकट्ठा की और एक छोटी सी नाव बनाई। वो एक बहुत मुश्किलों से भरी यात्रा थी, क्योंकि नदी में बहुत ही खतरनाक मछलियां और मगरमच्छ भी थे। रास्ते में मैंने बहुत बड़े बड़े पत्थरों को पार किया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। बहुत समय तक प्रवास करने के बाद मुझे एक गुफा दिखी। मैंने सोचा कि मुझे साहसी बनना ही पड़ेगा और उस गुफा को पार करना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां बहुत अंधेरा था। मैंने सोचा कि ये अंधेरा कभी भी खत्म नहीं होगा। थोड़ी देर बाद दूसरी ओर प्रकाश दिखा। जैसे ही मैं उस अंधेरे से बाहर निकला, मैं आश्चर्यचकित था। वहां पे घर थे, नाव थे और कुछ लोग भी थे। मैं किनारे के पास पहुंचा। मैं कुछ लोगों के पास गया और उनसे बातचीत करनी शुरू की। मैं हूँ सिंबाद, एक नाविक हूँ। मैं मेरा रास्ता भटक चुका था। मैं कहाँ हूँ? तुम श्रीलंका में हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो मुझे अपने राजा अल हिंद के पास ले गए।
मैंने अपनी कहानी उनके राजा को सुनाई। राजा बहुत ही खुश हुए। राजा ने कहा, तुम एक साहसी व्यक्ति हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा वापस बगदाद पहुंचने में। उन्होंने मुझे एक पूरी पोटली भरकर सोने के सिक्के भेंट में दिए। उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो मेरी यात्रा की तैयारियां करें। मैंने राजा और उनके लोगों को अलविदा कहा और वहां से निकल पड़ा। बहुत दिनों तक प्रवास करने के बाद उन्होंने मुझे बगदाद छोड़ा। मैंने मेरी पत्नी को वो सारे कीमती पदार्थ और सोने के सिक्के बताए। वो बहुत ही खुश हुई। अब हम पहले से और अमीर हो चुके हैं। ये थी मेरी छठी यात्रा। बहुत ही मजेदार यात्रा थी मालिक। क्या आप मुझे और बता सकते हैं? सिंबाद ने अपनी आगे की यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। एक व्यापारी बनकर मैं खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। कुछ ही दिनों में मुझे वापस एक यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक यात्रा पर निकलने वाला हूँ कुछ व्यापारियों के साथ। कृपा करके आप ना जाइए। हमारे पास सब कुछ है, तो फिर आप अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ ये मेरी आखिरी मुसाफरी होगी। मेरी पत्नी दुखी तो थी, पर उसने मुझे जाने की अनुमति दे दी। मैंने उन्हें अलविदा कहा और मैं अपनी 7वीं यात्रा के लिए निकल पड़ा। हमने बहुत दिनों तक प्रवास किया। हमने बहुत सारी टापुएं और बहुत सारे पर्वत को पार किया। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने एक हिमशैल भी देखा। एक दिन समुद्र में बहुत ही खतरनाक तूफान आया, जोरदार हवा और जोरदार बारिश। कप्तान ने कहा, मुझे आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हम सब बहुत ही घबराए हुए थे। जैसे तैसे हमने उस तूफान को पार किया। जैसे ही वो तूफान कम हुआ, हमने सोचा कि हम सब बच चुके हैं, पर कप्तान ने कहा, हम तो विश्व के सबसे आगे के कोने के पास पहुंच गए हैं, जिसे कहा जाता है राजा का समुद्र। यही वो जगह है जहां सोलोमन इन लहरों के नीचे दबा हुआ है। मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि हमें यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हम बहुत ही जल्द मरने वाले हैं इन बड़ी बड़ी मछलियों से और इस समुद्र के राक्षसों से। जैसे ही हमने आसपास देखा, हमें पता चला कि हम इन समुद्री मछलियों और इन समुद्री राक्षसों से घिरे हुए हैं। 3 विशाल सर्प हमारी ओर आ रहे थे। कप्तान ने उन समुद्री राक्षसों से पीछा छुड़ाने के लिए जहाज की गति को और तेज कर दिया। जैसे तैसे हमने उन राक्षसों से पीछा तो छुड़ा लिया, पर हमारा जहाज जाकर एक चट्टान से टकरा गया और हम सब पानी में गिर गए। जैसे तैसे 2 दिन तक मैं तैरता रहा और अंत में एक टापू के पास पहुंचा। मैंने टापू पर से कुछ फल उठाए और उन्हें फटाफट खाने लगा। मैंने कुछ झाड़ की डालियां भी उठाई और कुछ बांस भी उठाए, जिससे मैंने एक छोटी सी नाव बनाई और फिर मैं वहां से निकल पड़ा। थोड़े दिनों के प्रवास के बाद मैं एक घाटी के पास पहुंचा। पानी का बहाव वहां इतना तेज था कि मेरी नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैंने सोचा, ये मेरे जीवन का अंत है और मैं जरूर आज मरने वाला हूँ। जैसे ही मेरी नाव उस बड़े से झरने में गिरने वाली थी, एक मछुआरा अपनी नाव लेकर वहां पर आया और उसने मुझे बचा लिया। उस मछुआरे ने मेरी नाव को किनारे तक लेकर जाने में मेरी मदद की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। वो मुझे अपने गांव ले गया। ये गांव बहुत ही शांति प्रिय था। वो मछुआरा मुझे उस गांव के बहुत ही अमीर व्यापारी के घर लेकर गया। अब कौन हो? मैं सिंबाद हूँ, एक नाविक हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे साहस और तुम्हारे बारे में और तुमने जितनी भी यात्राएं की है उन सब के बारे में सुना है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और तुम पर भगवान की देन है। तुम तो 7 बार समुद्री यात्रा करने के बाद बचकर साहसी निकले हो।
मुझे ये भी पता है कि तुम एक अमीर व्यापारी हो। उन्होंने मुझे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा। उनकी बेटी 7 बार समुद्री यात्रा करके लौटने वाले नाविक से विवाह करने के लिए बहुत ही खुश थी। मैंने विवाह किया और फिर उसी गांव में रहने लगा। उसी दौरान मैंने बहुत सारे खतरों का सामना किया, जैसे कि क्रूर पक्षी और विशाल सांप। इतने सारे खतरों का सामना करने के बाद मैंने वापस घर लौटने का निर्णय लिया। मैंने और मेरी पत्नी ने बगदाद जाने के लिए एक जहाज लिया। मैंने अपने आप से कहा, ये मेरी आखिरी मुसाफरी थी। अब मैं कभी भी इस समुद्र पर मुसाफरी नहीं करूंगा। बहुत दिनों तक प्रवास करने के बाद हम बगदाद पहुंचे। तो ये थी मेरी आखिरी यात्रा की कहानी। तो अब तुम्हें पता है कि अमीर बनने के लिए मैंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है और कितने दुख झेले हैं। क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी ये सारी संपत्ति अनुचित है? मालिक, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। एक पद पर पहुंचने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मुझे माफ कर देना मालिक। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और अंत में ये निर्णय लिया कि वो जीवन भर अच्छे मित्र बनकर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।